हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। शाम हो चुकी है और डेली की तरह हम आपके लिए मेहनत सीरीज में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। ये मेहनत सीरीज आपके नवंबर मंथ में शेड्यूल जीआईबी एग्जाम से संबंधित है और इस पर्टिकुलर सेशन के अंतर्गत हम लाते हैं आपके लिए मॉड्यूल वाइज समरी, यानी कि पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट के हर मॉड्यूल से संबंधित इंपॉर्टेंट समरी सेशन इस सेशन में डिस्कस किया जाता है। आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। क्लास की शुरुआत करते हैं। अभी हम इस समय इस पर्टिकुलर सीरीज के अंतर्गत पढ़ रहे हैं मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी आपके एग्जाम के नजरिए से काफी खास है और अगर हम बात करें वेल्थ मैनेजमेंट की तो एग्जाम में काफी क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर करंट का भी रोल आ जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो बजट में जो भी अनाउंसमेंट की गई हैं, इनकम टैक्स स्लैब से संबंधित, इनकम टैक्स एग्जाम्पशन से जुड़ी हुई, न्यू टैक्स रिजाइम, ओल्ड टैक्स रिजाइम से जुड़े हुए या फिर स्कीम से संबंधित क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम 6th क्लास डिस्कस कर रहे हैं वेल्थ मैनेजमेंट मॉड्यूल डी के अंतर्गत। 6th क्लास जो है वो संबंधित है टर्मिनोलॉजी से संबंधित, यानी कि टर्म्स जो कि टैक्स प्लानिंग से संबंधित हैं, टैक्स प्लानिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके बारे में जानेंगे आज की क्लास में। यहां से इस पर्टिकुलर सेशन से आप एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू टैक्स प्लानिंग। क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब भी हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं तो और एक आम आदमी, एक इंडिविजुअल या फिर कोई बिजनेस या कोई कॉर्पोरेट अपना रिटर्न फाइल करता है, ठीक है, तो वहां पर कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। इसके बारे में क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर इज द ईयर दैट कम्स राइट आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर वो वर्ष है जो कि वित्तीय वर्ष के अगला वर्ष होता है। अगर हम बात करें इस बार अभी जो करंट में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये है 2025-26। ये क्या है? इस समय ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो असेसमेंट ईयर होगा, वो होगा 2026-27, ठीक है, 2026-27। अब अगर हम बात करें पिछले वित्तीय वर्ष की, जो पिछला वित्तीय वर्ष है यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो वो था आपका 2024-25, ठीक है। और इसका जो असेसमेंट ईयर है वो क्या है? वो है 2025, यानी कि वित्तीय वर्ष में जो भी कमाई हुई है, जो भी आपने अर्न किया है, उसका असेसमेंट किस ईयर में होता है? यानी कि अगले वर्ष में, यानी कि जो असेसमेंट ईयर कहलाता है, ठीक है। तो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी भी बिजनेस के द्वारा जो भी प्रॉफिट अर्न किया गया, जो भी अर्निंग की, जो भी उसका टर्नओवर है, उसको असेस कब किया जाता है? जो वो वर्ष बीत जाता है, यानी कि नेक्स्ट ईयर में, उस ईयर को हम असेसमेंट ईयर का नाम देते हैं। असेसमेंट ईयर इज द ईयर दैट कम्स राइट आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। बोथ फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर स्टार्ट ऑन 1st of April एंड एंड्स ऑन 31st of March। तो असेसमेंट ईयर जो है वो स्टार्ट होता है आपके 1 अप्रैल को और समाप्त कब होता है? 31 मार्च को। असेसमेंट ईयर इज द पीरियड इन विच इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज टैक्स्ड एंड असेस्ड। मतलब वित्तीय वर्ष जिस वर्ष में किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, किसी भी बिजनेस के द्वारा जो भी इनकम अर्न की गई है, ठीक है जी, और उस इनकम के ऊपर उसका असेसमेंट जो होता है, उसके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं वो कब लगाए जाते हैं? असेसमेंट ईयर में लगाए जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी रिटर्न फाइल करते हैं तो ये असेसमेंट ईयर पूछा जाता है, फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। आगे बढ़ते। अब यहां पर कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर इनकम टैक्स। ओके, द इंडिविजुअल टैक्सेबिलिटी ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स अपॉन द रेजिडेंसी स्टेटस। अगर हम बात करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की टैक्सेबिलिटी पर, वो किस पे डिपेंड करता है? वो उसके रेजिडेंसी स्टेटस पर डिपेंड करता है। किस नियम के हिसाब से? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत।
एंड इट इज नॉट बी कंफ्यूज, आपको इसे इसके साथ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, किसके साथ, इंडिविजुअल सिटीजनशिप इन इंडिया। देखिए सिटीजनशिप नागरिकता अलग है, और इंडिविजुअल्स टैक्सेबिलिटी की जब बात करते हैं, उसके रेजिडेंसी स्टेटस की बात करते हैं, वो चीजें अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक दूसरे को इंटरचेंज नहीं करना है। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट एन इंडिविजुअल टैक्स असेसमेंट मे बी क्लासिफाइड एज, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत किसी भी इंडिविजुअल का जो भी टैक्स असेसमेंट होता है उसे इस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक रेजिडेंट के तौर पर अ रेजिडेंट, सेकंड वन इज द अ रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट RNOR, ठीक है, अ नॉन रेजिडेंट, ये तीन कैटेगरीज दिमाग में रखना है, अ रेजिडेंट, RNOR और नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ये तीन कैटेगरीज को दिमाग में रखना जरूरी है। ओके, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। अगली बात, कुछ ऐसे टर्म्स जो आमतौर पर आप देखते होंगे इनका इस्तेमाल में इस बार होता रहता है। तो फर्स्ट वन असेसी, ये क्या है, एग्जाम में सेक्शन पूछा जा सकता है। असेसी क्या होता है भाई, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के तहत असेसी कौन है, असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्सेस, मतलब एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है। तो यहां पर जो पर्सन है वो कोई ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल ही हो, पर्सन के अंतर्गत कई कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, असेसी क्या होना है, इज अ पर्सन, याद रखिएगा, असेसी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्सेस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1960। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 के तहत असेसी को एज अ पर्सन के तौर पर डिफाइन किया गया है, जो कि लायबल होता है टैक्स पेमेंट के लिए। सेकंड, अब ये पर्सन क्या होता है, ठीक है, यानी कि असेसी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के तहत डिफाइन किया गया है। पर्सन क्या है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, अ पर्सन वुड बी एनीवन, पर्सन कोई भी हो सकता है, हु इज एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, अ कंपनी, कंपनी भी हो सकता है पर्सन, अ फर्म, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, अ लोकल अथॉरिटी। मतलब अगर हम बात करें तो पर्सन का मतलब ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल ही पर्सन है, पर्सन जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकता है, कोई एसोसिएशन हो सकता है, कोई लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं पैन नंबर की, ये वेल नोन है, इसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। तो पैन परमानेंट अकाउंट नंबर की जब बात की जाती है, साथ साथ में अगर हम चर्चा करें पैन की, तो पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि 10 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपके पूछा गया एक बार टैन क्या होता है। अब देखिए, मैं एक एम्प्लॉय हूं किसी कंपनी में, यानी कि मेरी कंपनी जो है एम्प्लॉयर है। अब जो एम्प्लॉयर है वो अपनी एम्प्लॉय की सैलरी देती है, लेकिन सैलरी देने के साथ साथ में एक एडवांस टैक्स डिडक्ट कर लेती है उसका, जैसे हम बोलते हैं TDS डिडक्ट करना। तो जो एम्प्लॉयर है उसके पास ये राइट है, ठीक है, कि वो TDS डिडक्ट कर सके, किसके बिहाफ पर, इनकम टैक्स के। जो भी TDS डिडक्ट करता है उसके पास एक टैन होता है, एक नंबर, जैसे पैन होता है इंडिविजुअल के पास, कंपनी के पास, तो ऐसे ही टैन होता है। टैन क्या होता है, ये आपका टैक्स डिडक्शन नंबर होता है। ठीक है, विच इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर allotted to those who are liable to deduct TDS। मतलब ऐसी एंटिटीज जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो TDS डिडक्ट कर सके, उनके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक टैन दिया जाता है, जो कि 10 डिजिट नंबर होता है बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, जब भी आपका फाइनेंशियल खत्म होता है, आपका जो भी TDS डिडक्ट किया गया है, आप उसको जानना चाहते हो कि भाई कितना TDS डिडक्ट हुआ है आपका, तो आप जाते हैं इनकम टैक्स की साइट पर, वहां जाकर आप 26AS फॉर्म पर सर्च करते हैं। 26AS में ये डिटेल दी गई होती है कि पिछले एक वर्ष में, वित्तीय वर्ष में आपका कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, TDS कितना कटा है आपका। ठीक है, और वो भी दिया होता है वहां पर टैन, कंपनी जो एम्प्लॉयर है उसका नाम दिया होता है और उसका टैन नंबर दिया होता है। ठीक है, अब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS के बारे में बात ही कर रहे हैं। द ऑप्शन ऑफ TDS was introduced in order to collect tax from the very source of income, from the very source of income।
अब ये फॉर्म्स के बारे में भी चर्चा होती है, फॉर्म 15G और 15H क्या होता है, फॉर्म 15G और 15H क्या है। फॉर्म 15G 15H की जब बात करते हैं तो एक प्रकार का सेल्फ डिक्लेरेशन होता है फॉर्म, जो कि ठीक है जी किसी भी पेंशन के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, डिविडेंड, रेंट, इंश्योरेंस, कमीशन और ठीक है जी जो भी रिसीव किया जाता है कि पेमेंट के दौर पर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम एटसेट्रा, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा। अब ये इंडिविजुअल दो प्रकार से हो सकता है, या तो उसकी उम्र जो है वो 60 वर्ष से कम हो या फिर 60 वर्ष से ज्यादा हो। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है वो फॉर्म 15G जमा करते हैं किसको, अपने बैंक को, और 15H वो जमा करते हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा होती है, अबव 60 ईयर्स, ठीक है, लेस देन 60 ईयर्स, ठीक है। ये क्यों जमा किया जाता है, ये अपने बैंक को एक प्रकार से जानकारी दी जाती है वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कि उनके द्वारा जो भी इनकम अर्न की जा रही है वो टैक्स जो एग्जम्पशन है उसके दायरे में आती है, ठीक है जी। उनको कोई भी एडवांस टैक्स डिडक्ट ना किया जाए, कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए उनकी इस प्रकार की इनकम से, ठीक है। If the total income is below the basic exemption limit or person, total tax liability for the year is nil, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी जरूरी है। अब बात करते हैं हम लोग मॉनसून सेल ऑफर की। मॉनसून सेल ऑफर की जब चर्चा की जाती है तो ये ऑफर आपके लिए 27 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक वैलिड था, वैलिड है, अभी चल रहा है ऑफर। इसके तहत आपको फ्लैट 15% का ऑफ मिलता है। बस आपको याद रखना है सभी महापैक्स और लाइव बैचेस पर आपको ऑफ मिलेगा। मॉनसून 15 कोड आपको इस्तेमाल करना है, इस कोड का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। जीआईबी महापैक जो है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको मिलते हैं 15+ बैचेस, मॉड्यूल वाइज डीपीपी, क्विजेस, मॉक टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है, 6 मंथ, 1 ईयर एंड 24 मंथ। ऑफर के तहत आपको 2379 में 6 मंथ का, 3399 में 12 मंथ का, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5099 में अवेल कराया जा रहा है। वो सभी बैंकर जो नए हैं एकदम, या फिर वो बैंकर जिन्होंने जीआईबी सीआईबी एग्जाम अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, उनके लिए जीआईबी सीआईबी महापैक कॉम्बो ऑफर है। इस कॉम्बो ऑफर के तहत वो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं 4674 में, और 6374 में पा सकते हैं 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन। मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन के तहत आप जीआईबी और सीआईबी दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जीआईबी फाउंडेशन बैच और 2.0 बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आपके लिए अवेलेबल है, मात्र 1699 में, 1699 में ये कोर्सेज आपको अवेल करा दिए जा रहे हैं। अब इसके बारे में जानना जरूरी है, जिस बैच के साथ आप जुड़ रहे हैं उसका क्या मकसद है। इस बैच का मेन मकसद है कि आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, पूरे थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करना, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल बैचेस की बात करें तो उसकी कॉस्ट मात्र 6799 है। कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है तो उसके लिए आप इंडिविजुअल कोर्सेज के साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है jab_क्या_भास्कर सर, इसके साथ जुड़कर अपने डाउट्स क्वेरीज को रेज करिए। आज के लिए अभी इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट चैनल को ज्वाइन करिए, जैसे कि आप तक लगातार अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।